नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो पीजीटी हिस्ट्री का 2018 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे। बाकी सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने उससे आगे वाले हम कर चुके हैं कंप्लीट। इसका सॉल्यूशन बचा था तो मैंने सोचा कि इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे हम इन सभी क्वेश्चंस का। प्लीज़ अगर कोई भी नया अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। और पीजीटी हिस्ट्री की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो डिटेल सॉल्यूशन मैंने चैनल पर डाली हुई है उसको आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट करते हो अच्छे से डिटेल से तो ये मान के चलो कि आपका जो सब्जेक्ट का है ये 50% आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। आप 30 से 35 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो अगर आपने सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को विद डिटेल सॉल्यूशन अगर कर लिया तो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का 2018 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर पीजीटी हिस्ट्री। उस शासक को चिन्हित कीजिए जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं थे। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो हमने पढ़ रखा भी महेंद्रपाल गुजर प्रतिहार वंश से थे, तो हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते थे कि कौन सा संबंधित नहीं है बुंदेलखंड चंदेल राजवंश से। तो ये महेंद्रपाल नहीं है। वाकपति, धंग और विद्याधर ये तीनों के तीनों शासक चंदेल शासक थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो ये हुसैन शाह सरकी थे जिसने ख्याल शैली के विकास में योगदान दिया था। तो हुसैन शाह सरकी। बात करें फिरोज शाह तुगलक, ये सब जानते हैं तुगलक वंश के शासक थे। और इब्राहिम आदिल शाह ये बीजापुर के शासक थे। हमने ट्रिक में बनाई थी कि जो आदिल जो शब्द जुड़ेगा तो वो आप याद रखना कि ये आदिल जिस भी नाम में आदिल आ गया तो इसका मतलब वो बहमनी साम्राज्य के जो बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था 16वीं शताब्दी में। तो उसमें जो बीजापुर था, बीजापुर के जो शासक थे वो इब्राहिम आदिल बीजापुर के शासक थे। अगर वाजिद अली शाह की बात करें तो ये अवध के अंतिम शासक थे, नवाब थे जो अवध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल कच्छ में अवस्थित नहीं है। तो जो कच्छ है ये गुजरात के क्षेत्र, गुजरात के कोस्टल एरिया का क्षेत्र है, बिल्कुल किनारे पे। अगर आप उसकी लोकेशन की बात करोगे तो गुजरात के मैप को देखना तो बिल्कुल कॉर्नर में पाकिस्तान की साइड अगर बात करें हम मान के चलो अरब सागर की साइड, तो ये कच्छ क्षेत्र पड़ता है हमारा। तो उसमें धोलावीरा, सुरकोटदा और कोटड़ा लोथल देसलपुर ये तीनों के तीनों कच्छ में पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल कच्छ में अवस्थित नहीं है। तो ये बताना कौन सा नहीं है। अगर बात करें कच्छ ये गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, अरब सागर के साथ इसका कोस्टल एरिया लगता है। तो इसमें धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर, ये लोथल इसमें नहीं पड़ता। लोथल हमारा थोड़ा इससे हटके पड़ता, मतलब इसकी लोकेशन है लोथल की, वो कच्छ के एरिया में नहीं आती। नेक्स्ट है माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन थे माध्यमिका के? ये नागार्जुन थे। वसुमित्र की बात करें तो वसुमित्र जो इसकी जो फेमस बुक रही है वसुमित्र की, तो ये महाभिभाषा और विश्वकोश। नेक्स्ट है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रथम स्वतंत्र आधार का चूना पत्थर से निर्मित मंदिर माना जाता है। तो अगर बात करें वैसे तो ये सभी के सभी जो मंदिर हैं ये द्रविड़ शैली में ही बने हैं, लेकिन प्रथम स्वतंत्र आधार की बात करें तो ये महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था उसमें इसका प्रयोग किया गया है, चूना पत्थर से निर्मित है ये। अगर कांचीपुरम कैलाश मंदिर की बात करें ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था नरसिंह वर्मन ने और इसको पूरा करवाया था महेंद्र वर्मन तृतीय ने। अगर बात करें कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये भी कांचीपुरम में तमिलनाडु में ही, और एलोरा का कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रजाक नामक फारसी यात्री ने विजयनगर की यात्रा और वहां प्रवास किस शासक के शासनकाल में किया था। तो ये देवराय सेकंड के शासनकाल में किया था। अगर पूछे वो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में कौन आया था, ये निकोलस कोंटी जो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आए थे। ये संगम वंश के शासक हैं, हरिहर सेकंड भी, देवराय फर्स्ट भी और देवराय सेकंड भी ये। और कृष्ण देवराय हम जानते हैं ये तुलु वंश के शासक थे। अगर आप विजयनगर साम्राज्य से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया तो विजयनगर साम्राज्य को बहुत अच्छे से करना। 4 वंश थे उसके, संगम वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। तो ये चारों वंशों की आपको डिटेल में आप एक बार उसको पढ़ लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया, कृष्ण देवराय से ज़्यादा बार पूछा गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं सल्तनत कालीन इतिहासकार नियमित रूप से कारवानी और मुल्तानी नामक 2 पदों का प्रयोग करते थे। तो ये 2 पद का
क्या व्यंजित करते हैं? तो ये व्यापारियों की श्रेणियां थी। बात करें सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दो शासकों के टाइम पीरियड को हम अगर देखते हैं तो उस समय पे जो व्यापारी थे, जो कारवानी व्यापारी थे, ये एक प्रकार के जो बंजारा टाइप के, घुमतू टाइप के जो व्यापारी होते थे वो थे, और जो मुल्तानी थे ये धनी व्यापारी थे, जो विशेषकर जिनको मतलब राज्य में अच्छा स्थान दिया गया था। मुल्तानी जो व्यापारी थे, मुल्तान से संबंध था इनका, इसलिए मुल्तानी बोला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना, इजी क्वेश्चन है। गुलाम वंश के बाद हम जानते हैं लास्ट सेकंड शासक थे ये, कयूमर से पहले, और फिर खिलजी वंश से ये नासिरुद्दीन खुसरो, ये अंतिम शासक था खिलजी वंश का। तुगलक वंश ये मोहम्मद शाह यानी कि जो नसीरुद्दीन मोहम्मद थे वो है तुगलक वंश के शासक, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद जिसका टाइम पीरियड है। और सैयद वंश ये नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये वही तुगलक वंश के शासक हैं जो जिसको मोहम्मद शाह भी बोलते हैं और नासिरुद्दीन मोहम्मद भी। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सुमेलित नहीं था ये पूछा गया। नेक्स्ट है, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो आपको बताना है कि जो रामगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और उनकी पत्नी ध्रुव देवी, इनका वर्णन किन किन कथाओं में किया गया है? तो ये देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की थी कथा। काव्य मीमांसा बहुत फेमस बुक है राजशेखर की। हर्षचरित बाणभट्ट की सब जानते हैं। इन तीनों में रामगुप्त ध्रुव देवी इन दोनों के चरित्र का वर्णन किया गया है। और मालती माधव, ये मालती और माधव की एक अटूट प्रेम कथा है जो कि भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। तो इसको भी याद करना, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको मिल जाता है, तो आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जरूर रखना ताकि आप क्वेश्चन को कर पाओ। तो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है, जिसमें तीनों ऑप्शन सही है। फोर्थ इसका ये, इसमें मालती और माधव की कहानी है ये। तो नेक्स्ट है, भारत में शासकों के आवक्स चित्र से युक्त सिक्के पहली बार जारी किए गए थे। तो ये हिंद यूनानी शासकों द्वारा किए गए थे। अगर कुषाण शासकों की बात करें तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी सबसे पहले तो किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने। फिर शुद्ध सोने के सिक्के की जारी करने की बात आई तो ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। अगर आवक्स चित्र मीन्स राजा ने खुद के चित्र सिक्कों पर जारी किए थे तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा, मतलब स्वयं के पोर्ट्रेट चित्र बनवाए थे, मतलब खुद का शासक के चित्र बनवाने शुरू किए थे इन्होंने सिक्कों पर। नेक्स्ट है, श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना आपको? श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का एक संगठन था, बिल्कुल सत्य है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सत्य है भी। जो गुणवत्ता थी वस्तुओं की और कीमतें, ये श्रेणी के द्वारा ही, जो श्रेणी में व्यापारी होते थे, कारीगर होते थे, उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता था इसको। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, कोई भी गलत तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता था। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी नहीं, ये उत्तर भारत के साथ साथ ये दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। और वहाँ की कुछ फेमस व्यापारिक श्रेणियाँ हैं, जिसमें मणिग्रामम एक फेमस व्यापारी श्रेणी है, तो ये दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी, उत्तर भारत में नहीं थी। तो हम थोड़ा रीजनिंग लगा के भी अगर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आसानी से कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन जैन आगमों का संकलन किया गया। जो प्राचीन जैन आगम मीन्स ग्रंथ, तो इनका जो संकलन किया गया था, लिखा गया था, इनको अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था, लेकिन कुछ बाद में अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं। अगर मगधी भाषा की बात करें तो ये मगध के क्षेत्र में ज़्यादातर प्रयोग की जाती थी, मगध के क्षेत्र में। तो उस समय पे ये मान के चलो कि जो बौद्ध ग्रंथ थे उनमें मगधी भाषा का यूज ज़्यादा किया गया है। नेक्स्ट है, बहमनी शासक जिसने गुलबर्गा से बिदर राजधानी स्थानांतरित की थी, तो ये अहमद शाह वली थे, जिसने बहमनी शासक थे, ये गुलबर्गा से अपनी राजधानी को बिदर स्थानांतरित किया था। और ये मोहम्मद शाह फर्स्ट की बात करें तो ये दूसरे शासक थे बहमनी वंश के। और फिरोज शाह तुगलक वंश से संबंधित है, तो इसका बहमनी शासन से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था, तो ये नहीं लिखा गया था पूछा गया है, तो ये शहबाजगढ़ी अभिलेख लिखा गया था, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, ना कि ब्राह्मी लिपि में। अगर बात करें, और मानसेरा अभिलेख को भी याद करो, ये भी खरोष्टी में लिखा गया था। और कलसी अभिलेख, अरगुड़ी अभिलेख और सोपारा अभिलेख, ये तीनों के तीनों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये खरोष्टी में लिखा गया। तो यहाँ से आपको 5 अभिलेख आराम से याद हो गए अगर आप डिटेल में अगर कर रहे हो तो। अकबर की राजपूत नीति के तत्वों को चिन्हित कीजिए। अकबर की जो राजपूत नीति थी मीन्स राजपूत शासकों के साथ उसके संबंध कैसे थे? तो बात करें तो वैवाहिक संबंध थे, हम जानते हैं कि राजपूतों के साथ उनके वैवाहिक गठजोड़ भी उन्होंने बनाए हैं। और राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की थी उन्होंने।
अकबर ने। राजपूत शासकों को मुगल प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसमें मानसिक एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि जिसको कई प्रांतों का गवर्नर अकबर ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक चक्कर विक्रम प्रकार की मुद्रा का जारी करता माना जाता है? तो गुप्त शासक की बात हो रही है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिन्होंने अपने मुद्रा पर, सिक्कों पर जो विष्णु को चक्कर के रूप में दर्शाया है, मीन्स, और उसको चंद्रगुप्त सेकंड ने सिक्कों पर चक्कर विक्रम प्रकार की मुद्रा जारी की थी। उसने चक्कर विक्रम मीन्स विष्णु को गोल चक्कर के आकार में उसने उसको दर्शाया है। नेक्स्ट है, विष्णु का वराह रूप मूर्ति शिल्प कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनमें मिला है विष्णु का। जो उदयगिरी की गुफाओं में 5 नंबर जो गुफा थी उसमें इसका विष्णु का जो वराह रूप की जो मूर्तियां मिली हैं वो वहाँ पर मिली हैं। ये जो बनवाई गई थी, अगर हम बात करें तो ये गुप्त शासकों में, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड के समय की बात है ये, तो वहाँ पर बनवाई गई थी। ये विदिशा के पास है, एमपी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताना है मध्यकालीन भवन और निर्माता। हम इस क्वेश्चंस को, अगर आप मैंने एक छोटी वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने पूरी मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसको बता रखा, वो भी ध्यान से देखना। और ये हमारी है जो सल्तनत कालीन की बात हो रही है। ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो कि इल्तुतमिश से इसका संबंध नहीं है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से इसका संबंध है। दिल्ली में इसकी स्थापना कुतुब मीनार के परिसर में ये। और सुल्तानगढ़ी ये मकबरा है जो कि इल्तुतमिश के द्वारा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था इसने मकबरा। हौज खास ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। पुराना किला ये इसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में संथागार क्या था? तो ये सभा भवन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक समाज के लक्षण माने जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि जो वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ओनली ऋग्वेद की रचना की गई थी। और फिर उत्तर वैदिक काल की बात करें जो 1000 से 600 BC तक का टाइम पीरियड है, तो उसकी बात करें तो उसमें 3 ग्रंथों की वेदों की रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन तीनों की जो रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी और वैदिक काल में हुई थी ऋग्वेद की ओनली। अब बात करें समाज के लक्षण माने जाते हैं, उत्तर की ओर प्रसार हुआ, बिल्कुल सत्य बात है। अगर हम बात करें जब वैदिक काल में जब आर्य आए थे तो उनका जो क्षेत्र था वो सिर्फ सैंधव क्षेत्र में ही आए थे। वो मतलब जो सिंधु नदी है उसके आसपास के एरिया में ही रहे थे, जो उसकी सहायक नदियाँ सिंधु की, उस एरिया में ही बसे थे। फिर उत्तर वैदिक काल में ये भारत में मतलब ये पूर्व की ओर चले। अगर बात करें तो आंशिक रूप से उत्तर की ओर भी इनका प्रसार हुआ है, गंगा के मैदानों की तरफ, ये बिहार वगैरह वाले क्षेत्र में आए हैं। फिर ब्रह्मा का सर्वोच्च देवता के रूप में उदय होना, जो ब्रह्मा थे, विष्णु थे, ये देवता के रूप में आए हैं। फिर सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में प्रभुत्व, ये गलत है क्योंकि सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में जो प्रभुत्व था वो वैदिक काल में था। फिर सभा और समिति को की बजाय फिर मतलब राजाओं का टाइम पीरियड आ गया था। तो नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था का 4 आश्रमों के रूप में विकास, ये मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम में पूर्ण विकास हो गया था उसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 एंड 4 ये सही है। सेकंड नंबर वाला ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। तो ये इजी क्वेश्चन है। हम जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हुए थे हमारे उनमें भी मैंने करवाया है, ये मैं बाद में करवा रही हूँ 2018 वाला क्वेश्चन पेपर। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम आए हैं हमारे स्टेट के हुए हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था वो पूछा गया है। ब्रह्मागुप्त नहीं थे, बाण भट्ट, मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर ये तीनों थे। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो कि अरामाइक में उत्कीर्ण नहीं है। नहीं है पूछा है तो ये यहाँ से आप इजीली अगर थोड़ी सी भी दिमाग के अगर सोचोगे तो शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो ख्रोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अरामाइक में तो नहीं है। जो अशोक के जो अभिलेख थे वो मुख्यतः 4 लिपियों में हमें मिले हैं, ब्राह्मी, अरामाइक, यूनानी और ख्रोष्टी। तो ये शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो ख्रोष्टी लिपि में लिखा गया है और ये तीनों के तीनों अरामाइक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग था, बिल्कुल सत्य है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ये भी सत्य है। जो अकबरनामा है वो 3 खंडों में उसका लिखा गया था।
फर्स्ट खंड में अकबर के पूर्वजों का विवरण है, सेकंड खंड में उसके प्रशासनिक घटनाओं का वर्णन है और थर्ड खंड जो आईने अकबरी है इसमें उसके प्रशासन के बारे में है और जो रीति रिवाज उस टाइम की जो संस्कृति थी उसका वर्णन है। तो अब आपको तीनों अकबरनामा के तीनों खंड अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा गया है, तो प्लीज आपको इसको अच्छे से करना है। और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया है। हमें पता है अबुल फजल की जो हत्या की थी वो सलीम जो कि जहांगीर अकबर के बेटे थे उसने करवाई थी। इस को डिटेल से कर रखा हमने। वीर सिंह जो बुंदेला थे उसके द्वारा, जो ओरछा के शासक थे, उसने इसकी हेल्प की थी। उसी के हाथों से सलीम ने उसको मरवा था, क्योंकि जहांगीर के वो अच्छे दोस्त थे। सलीम को जहांगीर को एक ही बात है, शहजादे सलीम अकबर के बेटे। पर अबुल फजल की हत्या की गई थी, ये सही है। तो इसके ऑप्शन चारों सत्य हैं, इसके ऑप्शन चारों सही हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में रत्नविंशी संस्कार हिस्सा था, तो ये राष्ट्रीय यज्ञ का हिस्सा था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC का टाइम पीरियड है। विजयनगर शासकों तथा बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का बिंदु क्या था, तो ये तुंगभद्रा जो नदी थी उसके दोआब का क्षेत्र, मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब बोलते हैं। तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र के बीच की बात है। तो इसी पर जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, सुल्तान थे, और विजयनगर शासकों के, इनके बीच में हमेशा विवाद का बिंदु रहा है तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का, तो जो दोआब क्षेत्र है। नेक्स्ट है अधोलिखित संस्कृत रचनाओं का सही कालक्रम चुनिए। ये संस्कृत रचनाएं, इनको देखना कि कौन सी कालक्रम के अनुसार सही कालक्रम चुनना, कौन सी किसके बाद लिखी गई। अष्टाध्यायी ये सबसे पहले लिखी गई, फिर सोपन वासवदत्ता, और फिर मुद्रा राक्षस, फिर मालती माधव। मालती माधव की बात हम लास्ट क्वेश्चन में भी करके आए हैं, तो अच्छे से इनको लर्न करना कि ये संस्कृत की रचनाएं हैं, कब कब लिखी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाणिक स्थल नहीं है। मध्यपाषाणिक स्थल की बात हो रही है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो ये बुर्जहोम है जो नवपाषाणिक स्थल है। सराय नाहर भी मध्यपाषाणिक स्थल है। बागोर लंगनाज ये मध्यपाषाणिक स्थल है। तो इनमें कौन सा नहीं है वो पूछा गया, तो ये बुर्जहोम नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ये पुस्तक और लेखक है। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतंग, वासव पुराण ये भीम कवि, और विक्रमा देवचरित ये बिल्हण के द्वारा, और महापुराण ये पुष्पदंत के द्वारा। तो ये चारों के चारों ऑप्शन इसका 2 सही है, सभी एक दूसरे के साथ सुमेलित हैं। तो इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन मिलान में पूछ रहा आपसे। तो जो पुस्तक और लेखकों के नाम ये मैक्सिमम टाइम मैचिंग में क्वेश्चन आया है, तो आप इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि जब आप इनमें से अगर आपको 2 भी आती मिलेंगी तो आप ओड इवन करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो याद कर किया करो, हर ऑप्शन को साथ में याद किया करो। ये मत सोचा करो कि इसका आंसर क्या है, सभी को अच्छे से याद करना है। ये चारों के चारों बुकों के नाम और इनके राइटर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। तो बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ये कश्मीर घाटी में सिंधु घाटी का विस्तार नहीं हुआ था, बल्कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी, हरियाणा में भी मिले हैं। कई क्षेत्र मिले हैं हरियाणा में, बनावली है, राखीगढ़ी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है। तो पश्चिमी तट पर नहीं है कोरकोई, ये हमने जो अदर क्वेश्चन पेपर किए हैं उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोरकोई ये ईस्ट का बंदरगाह है। वेस्ट के जो बंदरगाह हैं ये तीनों के तीनों जो बंदरगाह हैं ये वेस्ट के पड़ते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना। और जो बाकी सभी जो बंदरगाहें हैं ना, जो पश्चिम के भी और पूर्व के भी, इन सभी को आपको याद करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 1 साल के बाद रिपीट हो रहा है। तो आपको अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से करना, क्योंकि सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, तो अच्छे से याद करो प्लीज़, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो। ईजी है निकालना, स्टेट निकल जाएगा। और फिर नेक्स्ट अपनी तैयारी, स्क्रीनिंग की तैयारी करने पे फोकस करना। खुश रहो, मस्त रहो, तैयारी करते रहो। थैंक यू।